आठ की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आठ की फाइट का उम्मीदवार कितने दमदार। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा में टिकट वितरण को लेकर कहा कि कांग्रेस नेताएं भी मुझसे कहते हैं आपने यानी बीजेपी ने उपचुनावों में टिकटों का चयन अच्छा किया है। मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस कहती है आधा चुनाव तो आप जीत गए हैं। राठौड़ ने कहा कि बाकी का चुनाव हम अपने कार्यकर्ताओं के दमखम से जीत जाएंगे, हम 7 सीटें जीतेंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कांग्रेस ने पूरे प्रोसेस के बाद मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने दबाव में उम्मीदवारों को उतारा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, कितने आखिर दोनों दलों के उम्मीदवार मजबूत हैं, कितनी दावेदारी उनकी मजबूत है, क्या उम्मीदवारों के दम पर ही चुनाव जीता जाता है। आइए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। मदन राठौड़ बोले कांग्रेसी कह रहे बीजेपी ने उतारे अच्छे प्रत्याशी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है कि आपने उम्मीदवार चयन जो किया है बहुत अच्छा किया। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कांग्रेसी बोलते हैं आधा चुनाव तो बीजेपी जीत गई। मदन राठौड़ का दावा बीजेपी कार्यकर्ताओं के दमखम से जीतेंगे 7 सीटें। जब वो आधा चुनाव जीतने की बात करता है तो बाकी का चुनाव जीतना हमारे कार्यकर्ताओं के दमखम पर हम पूरा मानते हैं। कांग्रेस ने कहा भाजपा ने दबाव में उम्मीदवारों को उतारा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं वो दबाव में उतारे हैं, चाहे उम्मीदवार कितने दमदार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका लक्ष्मीकांत जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम जी आपका भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी वेलकम आपका इस शो में। सबसे पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे सवाल मेरा ये कि हम तो सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति की परंपरा वैसे भी इतनी सुखद रही है कि एक दूसरे से राजनीतिक दल के नेता दुख और सुख की बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं, संवाद हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या संवाद इस तरह से भी होता है कि आप अपने ही बारे में अपनी कमियों को ही दूसरे विरोधी विपक्ष के साथ डिस्कस करते हो, ये कहते हो कि आपके उम्मीदवार तो बहुत बेहतर है, बड़ा अच्छा चयन किया, सिलेक्शन किया, आधा चुनाव तो आप जीत गए? देखिए, ये तो होता ही है कि जब आपको सामने ही दिख रहा हो सब कुछ, तो चाहे विरोधी दल हो चाहे पक्ष का दल हो, सच बोलने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता ये बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के टाइम पर कांग्रेस पार्टी के कई संजीदा नेता थे, उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से बुरी तरह चुनाव हार रही तो हारी, और अब जब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ना उम्मीदवार अच्छे दिए, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के मुकाबले में खड़े होने की उनकी ताकत, और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने खड़े होने की ताकत, तो वो स्वीकार करते हैं। इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं है। स्वर्णिम जी भी आज आपके साथ हैं, वो भी स्वीकार करेंगे और आप लोगों की भी बातचीत ऐसी होती है क्या? स्वर्णिम जी आप भी स्वीकार करेंगे? हमारे देखिए, मैं तो जो है एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो 7 उम्मीदवार हैं, उन 7 उम्मीदवारों की यदि पृष्ठभूमि देखें तो ये साबित हो गया कि आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कितना कमजोर हो चुका है। एक 3-4 महीने से इस्तीफा लेकर के, इस्तीफे की धमकी के आधार पर एक टिकट इनको देना पड़ा। अरे वैसे ही दे देते, कम से कम प्रदेश का नुकसान तो नहीं होता। और आप बताइए, 2 बागियों को चुनाव मैदान में उतारा, क्या स्थिति है? आपके कौन से उम्मीदवार है? ये 4 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां विधानसभा से लेकर के लोकसभा चुनाव तक हम जीत के आए हैं और बाकी भी हम जीतने वाले हैं। तो एक जब कमजोर होता, नेतृत्व भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की कमजोरी नजर आ रही है। नहीं तो मदन राठौड़ जी को जिन कांग्रेस के नेताओं ने ये बताया कि आप आधा चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने गलत आकलन किया है। आपने उम्मीदवारों का चयन अच्छा किया है, वो से पहले तो गलत बोल रहे हैं जी।
देखिए, चुनाव से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे या कौन थे, बड़े नेता थे, मेरे को याद नहीं है, बयान था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब बयान देना जरूरी है, ठीक है, वो दें बयान, लेकिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है। आज आप लिख के रख लीजिए। मैंने आपको प्रत्याशी गिनाए, प्रत्याशी गिनाने के अलावा एक जगह इन्होंने सिंपैथी वोट के लिए जो है परिवारवाद पर दिया। अरे जिन सिद्धांतों को आप कहते हैं उन्हीं सिद्धांतों पर उलट जाकर के आप कहते हो क्या सिंपैथी वोट पर परिवारवाद को दिया, तो फिर आपने उनको आपने दिया। आपने जुबैर खान के बेटे को तो आरोप लगता है, आपने भी तो दिया ना जुबैर खान। रविंद्र जी, हम पे तो आरोप लगते हैं। हाँ। रविंद्र जी, आरोप कौन लगाता है ये देखिए, जो आरोप लगाने वाला यदि टिकट दे तो उसकी कमजोरी परिलक्षित होती है। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुन लिया स्वर्णिम जी को, और अब मदन राठौड़ जी को जिन्होंने कहा कि आप चुनाव जीत रहे हो, अच्छे प्रत्याशी हैं, हम उनका विश्वास करें। या स्वर्णिम जी तो यहां पे साफ साफ साक्षात बोल रहे हैं कि 7 सीट आप हार रहे हो, आपने को उम्मीदवार ही नहीं मिले, इधर उधर से आपने जुगाड़ा है उम्मीदवारों को। देखिए रविंद्र जी, आप ही के चैनल पे, आप ही के सामने जब टिकट का चयन नहीं हुआ था तब हम लोग डिबेट कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए थे वो मिन्नतें कर रहे थे। जो इनकी राजकुमार रोत जी की जो पार्टी है उसके जो प्रवक्ता बैठे हुए थे उनसे मिन्नतें कर रहे थे कि अभी हमारा समझौता टूटा नहीं, अब हमारा समझौता टूटा नहीं, और साफ तौर पर कह रहे थे कि आपसे हमें कोई समझौता नहीं करना। तो कांग्रेस पार्टी कभी हनुमान बेनीवाल के साथ, कभी राजकुमार रोत के साथ हाथ जोड़ के खड़ी थी कि हमारे साथ समझौता कर लो, लेकिन वो भी इनके साथ समझौता करने को तैयार नहीं, छोटे दल भी। और जो परिवारवाद की बात करते हैं, आपने झुंझुनू से किसको चुनाव लड़ाया, आपने रामगढ़ से किसको चुनाव लड़ाया? अरे आपने तो घर से उठाकर चुनाव लड़ा दिया, हमने तो फिर भी उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जो जनता के बीच में बरसों से सक्रिय है, जो भारतीय जनता पार्टी में बरसों से सक्रिय है, पहले भी उम्मीदवारी जिता चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को हमने चुनाव लड़ाया। और किसकी बात कर रहे हो भाई आप कह रहे हो हमने चुनाव अच्छा वो नरेश मीणा क्या कह रहे हैं कि देवरी उनियारा में आपने टिकट बेच दिया। आपके बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आपको जो अपना घर जलता हुआ दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि डूंगर बलता दिखे, पघा बलते दिखे को नहीं। तो स्वर्णिम जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पहाड़ दूर से जल रहे हैं ना वो जलती हुई दिख रहे हैं, पैर के नीचे जो आग लगी है ना उसको नहीं देख पा रहे हो आप। कांग्रेस पार्टी की हारी हुई हताश पार्टी है, जिसके पास लड़ाने के लिए 7 जगह पर 7 उम्मीदवार भी नहीं मिले। कभी हनुमान बेनीवाल के सामने हाथ फैला रहे थे, कभी राजकुमार रोत के सामने हाथ फैला रहे थे, तो कभी नरेश मीणा इनको अपनी हैसियत बता रहे थे। स्वर्णिम जी, आप ही की पार्टी है ना जहां पे फिक्सिंग की बात कही जा रही है एक दूसरे के लिए। ये आप ही की पार्टी है ना जहां पे कहा जा रहा है कि मेरे भाई ने धोखा दे दिया मेरे को। ये आप ही की पार्टी है ना, ये आप ही की पार्टी है ना जहां पे कहा जा रहा है कि टिकट बेचा है, खरीदा है। देखिए, सब पुराने बयान चला करके आज के परिप्रेक्ष्य में आप बात ना करें। सुनिए, नरेश मीणा तो 4 बार कांग्रेस पार्टी में आ चुके, 4 बार जा चुके, बीजेपी में जा चुके, अलग अलग पार्टी में, वो अलग विषय है। लेकिन एक चीज तय है, आप देखिए रविंद्र जी, ये 4 सीट वो जो लगातार हम जीतते आ रहे हैं। दौसा की सीट पर फिक्सिंग की बात नहीं कही गई क्या? पार्टी ने किसको दिया सर दौसा में फिक्सिंग? तो आप बता दीजिए ना, पूछ लीजिए बीजेपी से। अरे 4 महीने से इस्तीफा दे करके मैं भी, मेरा भतीजा भी, मेरा भाई भी, परिवारवाद नहीं मानते क्या इसको? 3 लोग एक ही परिवार के एक ही विधानसभा में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्यों? और दबाव में, सब दबाव में थे, मुख्यमंत्री दबाव में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दबाव में, केंद्रीय नेतृत्व दबाव में। दे रहे हो आप टिकट, ये आपकी कमजोरी है, हमारी नहीं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है, आपके ही नेताओं ने कहा था, आपके ही जो राजस्थान के प्रभारी हैं उन्होंने कहा था कि राजकुमार रोत आ जाए, हम तैयार हैं गले लगाने के लिए। कहा था या नहीं कहा था टिकट के समय? हमने कभी नहीं कहा। हमने 4 महीने से लगातार, जब से चुनाव की बात चली, हमने बार बार कहा कोई गठबंधन नहीं है। उठा के देखिए सारे बयान, हमारे बयान, हमारे सारे नेताओं के बयान उठा के देखिए। आमंत्रित किसने किया? बार बार आमंत्रित किया आपने, क्योंकि कमजोरी है आपकी। तो आप लड़िए, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और कानून पर, चिकित्सा, शिक्षा, जिस जिस क्षेत्र में बिजली, पानी जो आप नहीं दे पाए, इस पर आपको चुनाव हरा करके इस विधानसभा में हमारे प्रत्याशी पहुंचेंगे। लक्ष्मीकांत जी, और सरकार के कामकाज पर भी जवाब देना होगा और जवाब पूछा भी जाएगा। कैंडिडेट की तो बात होगी, कौन मजबूत है इसकी तो बात होगी। नहीं, खुल के देंगे ना जवाब। अच्छा, जवाब देने की जरूरत क्या? राजस्थान की जनता जानती नहीं कि जो पेपर आउट ये करा रहे थे, पेपर चोरों के संरक्षण, इनके संरक्षण में पेपर चोर पनप रहे थे, जो इनके संरक्षण में राजस्थान के युवाओं का सपना लूट रहे थे, उनको पकड़ने का काम किसने किया? राजस्थान की जनता जानती नहीं है क्या? शेखावाटी की जनता जानती नहीं कि यमुना का पानी लाने का एग्रीमेंट किसने किया है? जो पूर्वी राजस्थान की जनता जानती नहीं कि जो हमारी जो ERCP है उस योजना को कौन लेकर आया? राजस्थान की जनता जानती नहीं। 2 लाख नहीं, वो ये भी जानना चाह रहे हैं ना कि बगड़े मगरमच्छ की बात कर रहे, कह रहे हो आप चुईया तो पकड़ी नहीं गई अभी, वो ये भी तो कह रहे हैं। 200 लोग पकड़ लिए, 200 लोग।
जिन्होंने इनके संरक्षण में पेपर आउट किए और पेपर आउट करके भरे बाजार बेचे और इनकी सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी रही। इनके मंत्री, पूर्व मंत्री पेपर लीक करते हुए, पेपर के नाम पर पैसे लेते हुए पकड़े गए। इन्होंने उसको बचाने की 50 कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जीरो टॉलरेंस के साथ, एसआईटी बनाई और उस एसआईटी ने आज पकड़ इन सब लोगों को अंदर करने का काम किया है। जो राजस्थान के युवा है उनको न्याय देने का काम किया, केवल एक भर्ती में नहीं, सारी भर्तियां जो कांग्रेस पार्टी। तो स्वर्णिम जी, जो पेपर लीक के नाम पर पिछली आपकी सरकार के कार्यकाल में बीज बोया गया था, उसकी फसल अब बीजेपी इस दौरान भी काट रही है। और जाहिर तौर पर क्यों ना काटे, जब आपके शासनकाल में किस तरह से खुलकर पर्चे बेचे गए, इतने आरोपी पकड़े जा रहे हैं, पेपर अब कैंसिल हो रहे हैं, वो फिर आपको भी जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, बचाव करना मुश्किल होगा। देखिए रविंद्र जी, हमने तो पेपर करा करके 2.5 लाख लोगों को तो अपॉइंट कर दिया था और बाकी जो अभी भी भर्ती होगी 1 साल तक, वो भी हमारे सरकार में निकाली हुई भर्ती होगी। अरे नीट का पेपर लीक हुआ, केंद्र सरकार ने कराया, लीक हुआ या नहीं हुआ? 114 एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? क्या हुआ उसका? कौन है जिम्मेदार? क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, या चिकित्सा मंत्री जिम्मेदार है? सरकार के बताइए। आपके ये सारी चीजें वही लोग 180 लोग हमने गिरफ्तार किए, दोबारा आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो दिखावे के लिए, केवल दिखावे के लिए। पकड़ा। अरे आप नौकरी निकालो। 10वीं का पेपर लीक कराया आपने, 10वीं का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? एनसीसी का पेपर लीक हुआ इस सरकार में। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ये सरकार आंख मूंद के खड़ी है। न नौकरी दे सकती, न बिजली दे सकती, न पानी दे सकती, न किसानों को डीएपी खाद दे सकती, न किसानों के लिए पानी ला सकती। अरे झूठ बोलने वाली ये सरकार लगातार स्वागत कराती है। मैं आशुतोष जी के पास चलता हूं। आशुतोष जी, जिस तरीके से मदन राठौर जी का यह बयान सामने आया है, अरे पकड़ो तो सही। चुनाव में एक माइंड गेम भी बड़ी चीज होती है। माइंड गेम से आप अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्या मदन राठौर जी की तरफ से यह कहना कि पार्टी बीजेपी को लेकर कांग्रेस ही कह रही है कि आधा चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया, माइंड गेम है या वाकई में सरेंडर कर दिया कांग्रेस ने, खलबली मची हुई है? नहीं रविंद्र जी, देखिए अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है। अभी तो 13 नवंबर तक बहुत पानी बहेगा। इतनी जल्दबाजी में कुछ निर्णय पर पहुंचना शायद मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है। लेकिन दोनों प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर हो, दोनों जो 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उस दावे में मुझे सच्चाई इसलिए नजर नहीं आती है कि दोनों दलों के अंदर जिस तरह का टिकट वितरण हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें जितना आसान उनको जंग जीतना नजर आ रहा है उतना नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ा आगे दिख रही है खुल के बगावत को कंट्रोल करने में। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा कोई बागी कैंडिडेट या कोई बागी चेहरा नहीं बचा जो खुलकर विरोध कर रहा हो। हालांकि कांग्रेस में अभी वो चेहरे बचे हैं, चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे वो रघुवीर मीणा हो, तो अभी इस तरह के चेहरे कांग्रेस में बचे हैं। खाली बागी होकर निर्दलीय या किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह से या किसी और पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं होता। और भी चीजें होती हैं कि आप नाराज हैं, घर बैठे हुए हैं और लड़ा नहीं रहे और अंदर खाने खेल कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। वही मैंने कहा कि हमको सतही तौर पर देखने पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन क्या दौसा में जिस तरह की माहौल परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रही है, जब जिस परिवारवाद की बात पर दोनों प्रवक्ता कर रहे थे, क्या उस तरह का परिवारवाद का विरोध भारतीय जनता पार्टी दौसा के अंदर नहीं है? यह भी देखने वाली एक चीज होगी। क्या गुर्जर वोट देवली उनियाला में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक गुर्जर कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस ने मीणा कैंडिडेट दिया है, तो क्या सचिन पायलट के प्रभाव वाले गुर्जर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या वो कांग्रेस के बागी के उम्मीदवार के साथ जाएंगे? ये कुछ गणित अभी ऐसे हैं। और हर सीट पर रघुवीर मीणा जिस तरह से, रेशमा ने जिस तरह से उनका पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था और उनका मानना था कि मुझे चुनाव हराने में सबसे बड़ा रोल उनका था, तो उस तरह की परिस्थितियां हो। चाहे खीवसर की भी अगर आप बात करें तो हनुमान बेनीवाल के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आरएलपी के लिए भी अपनी सीट को रिवाइव करना,
अपनी सीट को बचाना इस बार एक बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां टिकट वितरण किया है और दुर्ग सिंह चौहान को वो अपने साथ लाए हैं, जिस तरह से कास्ट इक्वेशंस को उन्होंने चेंज किया है, वो भी एक देखने वाली चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर झुंझुनू जिसको कांग्रेस बहुत मजबूत अपना गढ़ मानती है, क्या इस बार ओला परिवार का कांग्रेस के अंदर उस तरह का विरोध नहीं होगा? क्या ओला परिवार एक बार फिर से वहां अपना परचम लहरा पाएगा? इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरह की चीजें ग्राउंड पर हमको दिखती हुई नहीं दिख रही हैं। रविंद्र जी, राजेश बुनकर जी भी यहाँ आरएलपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आखिरी वक्त तक न्योते का इंतजार कांग्रेस से कर रहे थे कि भाई सपोर्ट मिल जाए, आपके नेता बार बार कोशिश में थे कांग्रेस आला कमान से कि इस बार सहमति कुछ बन जाए और एक दूसरे के साथ ही मिलकर चुनाव में जाया जाए, लेकिन अब स्थिति आ गई है कि खींवसर सीट बचानी मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल। एक बार दोबारा सुन सकता हूं क्या मैं आपको मेरी आवाज आ रही है साफ? हाँ, अब बोलिए सर, बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे थे कि समर्थन मिल जाए, समर्थन नहीं मिल पाया, अब तो खींवसर भी निकालना मुश्किल हो रहा है आरएलपी के लिए। ना, किसने बोला कि खींवसर निकालना मुश्किल हो रहा है? हम जीत रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। अगर मैं खींवसर की बात करता हूं तो खींवसर में चाहे हमारे सामने कोई रहती ही नहीं है पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले भी मजबूत थी, हनुमान बेनीवाल जी पहले भी मजबूत थे। ऐसा कतई नहीं है कि हम वहां कमजोर हैं। हम लड़ रहे हैं और करीब 20-25 हजार वोटों से हम जीतेंगे, इसमें दोहराई नहीं है। हमारा पिछली बार तो 2000 वोट ही से जीत पाए थे सर, और हनुमान बेनीवाल मैदान में तब की बात है सर। चुनाव हमने जब लड़ा था वो सब लोगों को पता है कि हम 2000 वोटों से जीते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब 77-74 हजार के लगभग हमारे वोट आए थे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में तो अब उपचुनाव की बातें हो रही है, उपचुनाव की बातें करिए, समय की बातें नहीं। आपको भी ये पता है कि पिछली बार ही क्या आप 2008 से भी लगाएंगे आकलन तो हम ही जीते हैं और हम ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों जिताएगी आपको, क्यों जिता रही है आपको जनता? आपको क्या लग रहा है कि भाई आरएलपी के प्रत्याशी को खींवसर से एक बार फिर से जनता चुनेगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या सर, जनता प्यार करती है ना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जनता के बीच में बड़े अच्छे संबंध है। और आप देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं आज। सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी रहेगी फिर? आप अगर पूरा गणित बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए, दूसरे नंबर पे कौन सी रहेगी? बीजेपी, कांग्रेस? देखो, अभी हमने जब चुनाव लड़ा था विधानसभा के, तो हमने विधानसभा के चुनाव में बहुत सारी चीजें देखी थी। आपको पता है बीजेपी को तो हमने तीसरे नंबर पे भी डाला है, कई सीटें हमने लड़ी है, 77 जगह में। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस सेकंड नंबर पर रहेगी क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस से लड़ाई है आपकी? बीजेपी से बिल्कुल, बीजेपी हमारे दायरे में है ही नहीं। कांग्रेस से लड़ाई है? बीजेपी हमारे दायरे में, कांग्रेस हमारी लड़ाई कांग्रेस से हो सकती है। और ये देवली उनियारा में नरेश मीणा जो कांग्रेस के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर हनुमान बेनीवाल जी ने क्यों कह दिया आपके पास अपना उम्मीदवार नहीं है? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि हम तो 7 सीटों पर लड़ेंगे, अब देवली उनियारा में आप उनको सपोर्ट देने के लिए चले गए। सर, हमारी कोर कमेटी डिसाइड करती है कि हम किसी डिसाइड तो करती है, लेकिन डिसाइड करने से पहले तो ये बात कही गई थी ना। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हमारी कोर कमेटी डिसाइड करती है कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं। और जैसा कि आपको पता है हमारा राजनीतिक जो कैरियर है पार्टी का वो ज्यादा वक्त पे नहीं है, तो हमें बहुत सारी सुविधाएं देखनी पड़ती है, व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी से दबे हैं या किसी से डरे हैं, हम लड़े हैं। जैसे हमने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो करीब 70। लक्ष्मीकांत जी के पास आया हूं। लक्ष्मीकांत जी, 7 सीटों की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो तीसरे नंबर पर आकलन जता रहे हैं आरएलपी से राजेश बुनकर जी खींवसर में आपके लिए। देखिए, इनका आकलन तो सारी दुनिया जानती है। कभी 100 सीटों पे चुनाव लड़के सरकार बनाने वाले थे, सीट आई 1, वो भी 2000 वोटों से इनके मुखिया जी जीते थे, इसलिए इनको तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं, इनको आदत है इस तरह की बातें करने की। लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि खींवसर में भी बदलाव की आंधी इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और रेवतराम डांगा एक ज़मीनी प्रत्याशी है और जिसने संघर्ष किया है, और जो जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी है, जो असली नेता है, वो वहाँ दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ खींवसर में कमल खिलाने वाली है। वहाँ पर नए सरकार के साथ चलकर वहां पर विकास की जो नई गंगा बहने वाली है, उसमें खींवसर कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। खींवसर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनाव जीतने वाला, ना केवल खींवसर बल्कि राजस्थान की 7 सीटों पर आज जो आंधी चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मुझे लगता है कि राजस्थान में यह इतिहास बनेगा कि एक पार्टी 7
उपचुनाव लड़ रही है और सातों की सातों जीतेगी, क्योंकि सरकार के साथ जिस तरह का तालमेल जनता का है, जिस तरह जनता की जो मांगे कांग्रेस पार्टी के समय थी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने जनता को लूटा था, आज वो जनता देख रही है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती के साथ इन सब सातों सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ना केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बल्कि हमारे मुख्यमंत्री एक एक जगह पर जाकर जो अपनी सरकार है उनके काम बता रहे हैं, लोगों से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री की अपनी लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक दायरा, और वो इन सब को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सातों सीटों पर भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। 2000 वोटों से खींवसर में हम चुनाव हारे थे, 2000 वोटों से हम खींवसर में पिछला चुनाव हारे थे। आप ये मानकर चलिए कि वो सीट भी हम चुनाव अच्छी तरीके से जीतने वाले हैं। देखिए रविंद्र जी, जो जन विरोध की आंधी है उससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आंखें बंद हो गई हैं। उनको दिख नहीं रहा धरातल पे स्थितियां क्या हैं। जो आज पानी उपलब्ध नहीं करा सके, बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते, किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा सके, और लगातार घूम घूम करके केवल जो है दुष्प्रचार करने का कार्य किया था पहले भी, आज वो चलने वाला नहीं। आज तो सरकार की उपलब्धि बतानी पड़ी, क्योंकि जनता पूछती है कि आज किसान पूछते हैं डीएपी क्यों नहीं दे रहे, आज पूछते हैं कि बिजली क्यों नहीं दी, आज पूछते हैं कि इलाज बंद क्यों है, आज पूछते हैं कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, क्यों महिलाओं के अपराध जो 10% से बढ़ गए। ये सब चीजें आज जनता पूछ रही है, जवाब देने के लिए तैयार है। और सरकार की उपलब्धि और हमारी सरकार की उपलब्धि पे बात कर लो। पहले साल की आपकी 1 साल की सरकार और हमारी 10 महीने की सरकार, मैं आपको फिर कह रहा हूं बात रोक दो लेकर के, अगर आपको सरकार की उपलब्धि पर बात करनी है यही इसी वक्त से शुरू करो, टिकट देने पड़े यही इसी वक्त से शुरू करो, सरकार की उपलब्धि पर बात करना शुरू करो। तो इनके संगठन ने उजागर कर दी। अरे छोड़िए ना, आप तो उपलब्धि पर बात करना शुरू करो, लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आप तो संगठन 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर जाएगी। आप तो सरकार की कोई भी चुनाव होते हैं लेकिन उनमें मुद्दे कई सारे होते हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे आपने पहले भी कहा कि अभी तो बहुत पानी बहना बाकी है 13 तारीख तक, जब तक वोट डाले जाएंगे, पक्ष विपक्ष और तीसरा जो पक्ष मैं आरएलपी और बीजेपी का कहूं, कौन कौन से मुद्दे आपको इन चुनावों में आगे आने वाले वक्त में लग रहा है कि जिसकी गूंज रहेगी, जो सुनाई देंगे? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर भजनलाल सरकार के काम के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है। पिछले 8-9 महीने में जिस तरह के काम भजनलाल सरकार ने किए हैं, वो निश्चित तौर पर जनता के दिमाग में यह बैठाना चाहती है कि एक सुशासन की सरकार हमने प्रदेश में दी है। तो वही कांग्रेस इस सरकार को घेरने में किसी तरह के पीछे नहीं हटना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों से परे जातिगत समीकरण इन चुनावों के परिणामों को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे और जातिगत जो इक्वेशंस होंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 13 तारीख तक अभी बहुत कुछ फैक्टर्स काम करेंगे ग्राउंड पर, और जो फाइनली कास्ट इक्वेशंस को साध लेगा वो परिणामों को अपने पक्ष में भी कर लेगा। मैं लास्ट सवाल आपसे करने के लिए आ रहा हूं राजेश बुनकर साहब। बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें जीते हैं, कितनी सीटें हारे, लेकिन अगर आपने एक सीट हार ली तो आप शून्य पे आ जाएंगे। सर अब ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो मैं तो इतना नहीं कहूंगा, इन्होंने जैसे बीजेपी कह रही है कि हमने 10 महीने के लगभग हमने काम किया है, या 10 महीने के जो कार्यकाल है उसमें आप देखिए जो है हत्या है, रेप, मर्डर, बलात्कार, शासन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस शासन को हम नियमित चलाएं। 10 महीनों में आरएलपी क्या सक्रिय दिखी सड़कों पर? आरएलपी ने क्या है विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है? आपने देखा क्या जो बात आप पहले टोल टैक्स खत्म करने के लिए करते थे, बालू माफियाओं की करते थे, शिक्षा रोजगार पेपर की करते थे, 10 महीने के अंदर आप 10 महीनों का हमें पूछो तो। उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हमने छात्रों को लेकर के भी आंदोलन किया है। बिल्कुल, आगे ये चर्चा लगातार रहेगी। छात्र आंदोलन की आप बात करते हैं, कितने आपकी पार्टी के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनावों को लेकर सड़कों पर उतरे, वो भी एक बड़ा सवाल है। 10 महीनों के कार्यकाल, कामकाज, या कांग्रेस की अगर बात करें तो उनकी सरकार की नाकामियों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये भी जनता पूछेगी। कोई तीसरा पक्ष अगर सामने आ रहा है तो उसकी क्या इन 10 महीनों के दौरान उपलब्धि रही, उपचुनाव जो हो रहे हैं उनमें उनके प्रत्याशी को वोट क्यों दे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का आज 8 की फाइट में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए।